आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्या चीन मानव अंगों की तस्करी कर रहा है और इस व्यापार में उसकी सक्रिय भूमिका है? क्या चीन में उइगुर मुसलमानों के शरीर के अंगों को बाहर निकालकर उसका इस्तेमाल किया जाता है और उस पर टेस्टिंग की जा रही है, जैसे कि लिवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन या फिर ब्लड? यह बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि सितंबर 2019 में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चाइना की ट्रिब्यूनल नाम की एक सामाजिक संस्था ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें चीन में रहने वाले उइगुर मुसलमानों के शरीर के अंगों को निकालकर बेचने की बात बड़े पैमाने पर सामने आई। चीन ने 3 दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को और इस आरोप को खारिज किया है और उसे बेबुनियाद बताया है। उसने अखबार ग्लोबल टाइम्स में, जो कि एक तरह से उसका मुख्य पत्र माना जाता है, उसमें इस बात की स्पष्टीकरण को सामने रखा है कि मानव तस्करी में चीन की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। हालांकि चीन ने यह माना है कि 2015 से पहले उसके जेलों में बंद कैदियों के अंगों का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता था। लेकिन मुसलमानों को जिस बड़े पैमाने पर चीन में यातनाएं दी जाती हैं, यह अपने आप में जग जाहिर है। इसलिए सबसे पहले आपके लिए समझना आवश्यक है कि चीन में उइगुर मुसलमानों की स्थिति आज क्या है। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं कि उइगुर मुसलमान चीन के शिनजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर रहते हैं, जो कि चीन के पश्चिमी क्षेत्र में है। चीन पर यह आरोप लगातार लगता रहा है कि चीन के तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बंदी बनाकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ठीक वैसे ही जैसे हिटलर के जमाने में, यानी कि नाजी जर्मनी में जूस को डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता था। उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं की जाती हैं और इसके अलावा चीन के मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई धार्मिक आजादी नहीं है। चीन में मुसलमानों को कुरान पढ़ने से मना किया गया है, दाढ़ी वो नहीं रख सकते, मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती, यहां तक कि स्कार्फ भी नहीं लगा सकती, और चीन में शरीयत के नियमों का भी किसी तरह से कोई पालन नहीं होता। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कभी भी मुसलमानों के घर पर चीन में जा सकते हैं, जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मुसलमान वहां पर सही तरीके से रह रहे हैं कि नहीं। चीन की सरकार ने 2014 से ही सरकारी नौकरियों में उइगुर मुसलमानों की 5 वक्त की नमाज पर भी पाबंदी लगा दिया है। इससे पहले शिनजियांग में रमजान के दौरान रोजा रखने पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है और पिछले कुछ वर्षों से शिनजियांग प्रांत में उइगुर समुदाय से जुड़ी तमाम हिंसक खबरें सामने आ रही हैं। दुनिया इस पर विरोध करती है, सिर्फ चीन का साथी पाकिस्तान इस पूरे मसले पर कहीं कोई विरोध नहीं करता। जाहिर सी बात है, जिस तरह से उइगुर मुसलमानों पर इतने बड़े पैमाने पर दमन किया जा रहा है, दुनिया परेशान है। लेकिन चीन कहती है कि वो ये सब कुछ इसलिए करना चाहती है क्योंकि आतंकवाद को वो रोकना चाहता है। चीन आतंकवाद को रोकने के लिए उइगुर मुसलमानों पर लगातार एक तरह से आरोप और प्रत्यारोप करता रहता है। उइगुर मुसलमान शिनजियांग प्रांत में अपने आप को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो वहां पर विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। उनका एक संगठन है जो कि अपनी बातों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है, क्योंकि वो आजादी चाहते हैं, कम से कम इंसानी तर्ज पर रहने की कोशिश करना चाहते हैं। द ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट नाम का यह संगठन लगातार उइगुर मुसलमानों पर हो रही यातनाओं की पूरी जानकारी दुनिया भर के सामने रखता है। इसके बावजूद चीन डगमगाता नहीं है। मुसलमानों पर उसका अत्याचार लगभग बढ़ता चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आपको समझना आवश्यक है कि यह चीन आतंकवाद के नाम पर मौलाना मसूद अजहर पर किसी तरह के सैंक्शन को लगाने से डरता है, पीछे हटता है, पाकिस्तान का साथ देता है। लेकिन जब खुद के आतंकवाद की बात आती है तो वहां पर हर तरह की यातनाएं करता है। अब आइए हम अपनी खबर पर वापस लौटते हैं और आपको बताते हैं कि उइगुर मुसलमानों के अंगों का जो एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही गलत और बेजा है, वो कितने बड़े पैमाने पर चीन में हो रहा है। पूरी दुनिया पर हुकूमत का सपना देखने वाला चीन अपने ही देश के लोगों पर जुल्म और यातनाओं वाली निर्दयी हरकतें कर रहा है। पिछले साल जिनेवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग के दौरान चीन में काम कर रही एक सामाजिक संस्था चाइना ट्रिब्यूनल ने यह आरोप लगाया कि चीन की सरकार उइगर मुसलमानों के अंगों को निकालकर उनका इस्तेमाल कर रही है। चीन जरूरत पड़ने पर इन लोगों के हार्ट, किडनी, लंग्स और यहां तक कि स्किन तक निकाल लेता है ताकि दूसरे किसी चीनी नागरिक की जान बचाई जा सके। चीन के जुल्मों की यह दास्तान बहुत गहरी और दर्द भरी है। चाइना ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है
कि चीन में पिछले 20 वर्षों से अवैध अंगों का काम चल रहा है और कोरोना के वक्त इसमें बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन का दावा है कि चीन के लोग अपनी मर्जी से ऑर्गन डोनेशन करते हैं। आप चीन के इस झूठ को भी समझिए। साल 2016 में चीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिनों के अंदर करीब 8 लाख लोगों ने ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म भरे, जबकि जर्नल ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के मुताबिक चीन में हर 20 लाख की आबादी पर एक नागरिक वॉलंटरी ऑर्गन डोनेशन करता है। यानी वॉलंटरी डोनेशन के हिसाब से चीन में डिमांड और सप्लाई में फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद चीन में तुरंत अंग मिल जाते हैं। इसके लिए चीन उइगर मुसलमानों को यातनाएं देते हुए उनके अंग निकालता है। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लोगों की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। उइगर समुदाय के ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और इस्लाम उनका सबसे बड़ा धर्म है। उइगर मुसलमान आमतौर पर टर्किश भाषा बोलते हैं। शिनजियांग प्रांत वर्ष 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान हुआ करता था, लेकिन इस इलाके पर पूरा कब्जा करने के बाद चीन ने यहां रहने वाले उइगर मुसलमानों पर भी पूरा कब्जा कर लिया है। इसलिए चीन जब चाहे जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर लेता है। इससे बड़ा अपराध कोई देश और क्या कर सकता है कि अपनी ही जनता के अंग को निकालकर वो बेचे, और ये हो रहा है चीन में। लेकिन चीन का दोस्त पाकिस्तान इस पूरे मामले पर चुप है। संयुक्त राष्ट्र में जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो दुनिया भर में डंका पीटते हुए कहते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों की पनाहगाह पाकिस्तान है, वो उइगर मुसलमानों पर हो रही ज़्यादतियों के बारे में कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते, हमेशा चुप रहते हैं। उइगर मुसलमानों पर चाहे चीन कोई भी जुल्म ढाले, कुछ भी कर ले, इमरान खान की जबान कभी नहीं खुलती है। यानी कि दोनों देश मिलकर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को बड़े पैमाने पर देखते हैं और फिर भी चुप्पी साधे रहते हैं। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या हिंदुस्तान के मुकाबले चीन बहुत तेजी से कोरोना वैक्सीन को बनाने में लग गया है? यह बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह से चीन अपने वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसने ब्राजील के साथ करार भी कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि चीन इस बहुत तेजी में है, जल्दबाजी में है कि जल्द से जल्द वैक्सीन के इस मार्केट पर भी अपना कब्जा कर ले। इस नए वैक्सीन का नाम है कैनसियानो-5 कोविड। इसे चीन की दवा कंपनी कैनसियानो बायोलॉजिक्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए चीन ने ब्राजील से एक साझा करार किया है, जिसमें 9000 ब्राजीलियन नागरिकों के ऊपर पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। इस कंपनी ने जर्नल ऑफ साइंस में प्रकाशित अपने रिसर्च के मुताबिक यह बताया है कि AD5 वैक्सीन का बंदरों पर जो ट्रायल किया गया है वो बिल्कुल सही रहा है। चीन के एसिड सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन ने दावा किया है कि चीन की बनाई गई कोरोना वैक्सीन इस साल के अंत तक मार्केट में आ जाएगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार चीन इतनी हड़बड़ी में क्यों है? दरअसल चीन ये चाहता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन के इस पूरे मार्केट पर भी वो अपना कब्जा जमा ले। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के संक्रमण के सामने आने के साथ ही चीन ने दुनिया भर में वेंटिलेटर बेचना शुरू किया, उसके साथ PPE सूट्स बेचना शुरू किया, मास्क बेचना शुरू किया। उसमें तमाम खामियां आई, लेकिन बाजार पर कब्जा करना चीन की पहली प्राथमिकता है। और इसी से संशय होता है कि क्या कोरोना वायरस के संक्रमण को चीन की सक्रिय भूमिका की वजह से दुनिया भर में फैलाया गया है? और यह सवाल बार बार इसलिए है क्योंकि इस पूरे मामले पर चीन अपनी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त गति दे रहा है। चीन ने अपने देश की कोरोना नाम की मुसीबत पहले पूरी दुनिया में फैलाई और फिर उस वायरस से बचाने के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का बाजार खड़ा कर लिया है। वायरस से बचाने के लिए चीन बड़े पैमाने पर दुनिया के देशों के साथ मास्क और PPE किट का व्यापार किया। चीन जानता था कि कोरोना वैक्सीन की खोज में दुनिया के सभी देश अपने अपने स्तर पर कोशिश करेंगे, लेकिन वायरस से बचने के लिए बड़े पैमाने पर मास्क और RT-PCR टेस्टिंग किट की जरूरत होगी। इसलिए चीन ने पहले से ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया और दुनिया भर के देशों को अपना ग्राहक बना लिया। इस मुनाफे के बाद चीन की नजर जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने में है ताकि पूरी दुनिया से बड़े स्तर पर लाभ कमाया जा सके, वरना भारत जैसे देशों ने वैक्सीन बना ली तो उसके मुनाफे के सपने पर पानी फिर जाएगा।
हालांकि चीन की 85 कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे आगे चल रही कोरोना वायरस वैक्सीन में शामिल है। पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के मुताबिक चीन की ये वैक्सीन काफी हद तक असरदार लगती है, लेकिन थर्ड फेज के ट्रायल के बाद ही इसके असरदार होने की गारंटी दी जा सकती है। इस वैक्सीन का दूसरा पहलू यह भी है कि वैक्सीन के ज्यादातर डोज से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ, लेकिन एंटीबॉडी का स्तर उतना नहीं था जिससे कि वायरस को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसके अलावा वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए। भारत में भी आईसीएमआर और भारत बायोटेक मिलकर कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जिसके ह्यूमन ट्रायल को जल्द से जल्द शुरू करने की बात भी की जा रही है। लेकिन देश के दो बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स और विशाखापत्तनम के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल ने आपत्ति जताई है। इन अस्पतालों का मानना है कि वैक्सीन के ट्रायल में किसी तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं है, यानी भारत में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में और समय लग सकता है। ऐसे में भारत में वैक्सीन के बनने में और ज्यादा समय लगना लाजमी है। हालांकि इस बात को हम आपके सामने पहले ही रख चुके हैं कि आईसीएमआर की 15 अगस्त की डेडलाइन पूरी नहीं होती दिखाई दे रही और हिंदुस्तान के पास अभी काफी वक्त लगेगा वैक्सीन आने में। लेकिन भारत के पास रेमडेसिविर का एक ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि अब इस दवा का मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये दवा यानी कि ये वैक्सीन 4,800 रुपए प्रति वाइल यानी कि एक शीशी 4,800 रुपए की आपको मिल सकती है और इसके इलाज की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक इसकी सफलता अधिकतम 40% ही आकी गई है, यानी कि इससे आप पूरे तरीके से कोरोना से अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। कोरोना से हम बचाव कर पाए या न कर पाए, लेकिन प्रकृति का क्या करेंगे साहब। प्रकृति तो कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। मसला 18 घंटे के भीतर 10 इंच का पानी बरस जाना आसमान से। आप सोच रहे होंगे कि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की या हिमाचल प्रदेश की, लेकिन जनाब हम बात कर रहे हैं गुजरात के राजकोट की। गुजरात में बादल फटने जैसे हालात उत्पन्न हुए और अगले 48 घंटे जिस तरह से बारिश होने जा रही है, ऐसा लगता है कि कहर बरसने जा रहा है। पानी अपने बहाव में सब कुछ बहा कर ले जाएगा और निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो रहे हैं। जरा सोचिए, गुजरात जो कि समुद्र के किनारे है, वहां पर यह स्थिति है और किस तरह से बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। और जो तस्वीरें आ रही हैं, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। आइए कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। पहली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर गुजरात के द्वारका के खंभालिया इलाके की है, जहां सड़कें लगभग तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई देंगी आपको। हम आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जलभराव की। ये द्वारका इलाके की है, जहां पर तेज हवाओं के साथ, ये द्वारका की तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। द्वारकानाथ की ये तस्वीर अभी आपके सामने है। तेज हवाएं यहां पर चल रही हैं। जलभराव बड़े भयानक तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है और स्पष्ट है कि लोगों का जनजीवन कितने बुरे तरीके से प्रभावित है। तीसरी दिल दहलाने वाली तस्वीर अब आपके स्क्रीन पर आप देखिए। राजकोट की यह तस्वीर मोटा गांव की, जहां पर बाढ़ का पानी इतना तेज था कि मवेशी भी इस बाढ़ के पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे थे। जरा सोचिए, मवेशी बह रहे थे, गाय भैंस जानवर तमाम सब कुछ बह रहे थे। चौथी तस्वीर अब आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से गांवों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां पर हर जगह से संपर्क टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश से सब जगह स्थिति गंभीर है। लोग जान को बिल्कुल तरीके से बचाते हुए, जोखिम डालते हुए सड़कों को पार कर रहे हैं। पांचवी तस्वीर अब आपके स्क्रीन पर, जो कि एक बार फिर आपको बताती है कि गुजरात में स्थिति कितनी भयावह है। बारिश इतनी जबरदस्त है कि घरों, दुकानों, तमाम जगहों पर पानी है। सड़कों पर भी चारों तरफ पानी है और जैसे ही आप दूर देखें, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं है। ये तस्वीरें पोरबंदर की हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिश की छठी तस्वीर अब आपके सामने। भगवान के घर में भी बारिश ने पैठ कर दी है। गुजरात के जामनगर की यह तस्वीर, जो कि वहां के मंदिरों को चारों तरफ से पानी से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर बता रही है कि कैसे गुजरात में पानी ने कहर बरपा रखा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई में बादल फटने से भी ज्यादा बदतर स्थिति है। और हम आपको यह बताना चाहते हैं, यह अपडेट है, अगले 48 घंटे गुजरात में स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। चाहे आप द्वारका की बात करें, जामनगर की बात करें, पोरबंदर की बात करें, इन सभी इलाकों में बहुत जबरदस्त बारिश होने वाली है। एनडीआरएफ की टीम को भी यहां पर तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरह से यहां पर बारिश हो रही है, बहुत ही भयावह स्थिति इसलिए उत्पन्न है
क्योंकि एक बहुत छोटे से बहुत सीमित जगह पर बहुत तेज और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसके वैज्ञानिक वजह क्या है, यह पहले आप समझिए, फिर बताते हैं आपको कि पानी जम क्यों रहा है। पर्यावरण में बदलावों की वजह से लगातार समुद्र की सतह गर्म हो रही है। तापमान में परिवर्तन की वजह से वाष्पीकरण बढ़ा है, लिहाजा क्लाउड वॉल्यूम भी बढ़ा है, यानी नए नए बादल बनते हैं। यही वजह है कि हवा के बहाव में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बढ़ा है। इससे होता यह है कि हाई इंटेंसिटी वाले बादल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और दबाव पड़ने पर बादल फटने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और फिर गुजरात की तरह उन इलाकों में तेज बारिश देखने को मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तो ये गुजरात में बारिश की सिर्फ शुरुआत भर है। कभी कभी वेस्टर्ली विंड, पश्चिमी होते हुए हवा, साथ में तेज हवा एवं तट दूरवर्ती द्रोणिका लाइन, ये अप टू गुजरात तक या नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र तक विस्तृत होता है। एवं साथ साथ में प्रेजेंस ऑफ मिड ट्रोपोस्फेरिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, माने ऊपरी हवा चक्रवात, उसका टिपिकल MTC बोला जाता है। तो ये आइदर साउथ गुजरात या नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र, ये लोकेशन में होता है। गुजरात में बारिश और बाढ़ की वजह से दर्जनों नदियां उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में अभी और बारिश का अनुमान जताया है और लोगों से निचले इलाकों में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है सरकार के द्वारा, क्योंकि बहुत कम समय में एक सीमित क्षेत्र में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, जो कि बदलते हुए मौसम का परिणाम है। लेकिन बारिश जो हो रही है उसके निकासी का रास्ता, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है आज हमारे पूरे देश भर में। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे महानगर, हमारे उपनगर बस डूबने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और यह आपके लिए समझना बड़ा आवश्यक है कि आखिरकार कहां दिक्कत हो रही है। टाउन प्लानिंग की सबसे बड़ी दिक्कत आज हिंदुस्तान के तमाम शहरों में है। चाहे आप मुंबई की बात करें, चाहे आप गुजरात के किसी शहर की बात करें, दिल्ली की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, चेन्नई की बात करें, आप शहर दर शहर उठाइए। ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और उसके बाद मॉडिफिकेशंस यानी कि उसमें बदलाव न के बराबर किए गए हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जहां पर ड्रेन है वहां पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण किया जाता है और ड्रेन बंद हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके से चलता नहीं है। ड्रेन चलेंगे नहीं, ड्रेन जैम रहेंगे, पूरे तरीके से पानी का भराव बढ़ता चला जाएगा तो पानी निकलेगा कहां? पानी के निकासी की कहीं कोई सुविधा ही नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन की, जो कि अपना काम वक्त रहते कभी पूरा करती ही नहीं है। हमने चाहे मुंबई की बात देखें या अन्य कभी भी शहरों की बात देखें, वक्त रहते कभी भी ड्रेनेज की सफाई होती ही नहीं है और इसकी वजह से जल भराव की स्थिति और बढ़ जाती है। जरा आप सोचिए, आसमान से जबरदस्त बारिश हो रही है, पानी ड्रेन्स के जरिए निकलना चाहिए और उसके साथ साथ उन जगहों तक पहुंचना चाहिए जहां उनके लिए निकास का रास्ता है, लेकिन पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है तो पानी क्या करेगा? पानी जमा रहेगा और ऐसे में आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अड़चनें और ज्यादा पैदा होती रहती हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सही तरीके से करें तो कम से कम जल भराव की यह स्थिति आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आप राज्य दर यही स्थिति है। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जरा सोचिए, गुजरात में इतना पानी है, राजस्थान, जी हां, राजस्थान तो एक तरह से रेगिस्तान माना जाता है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। बने रहिए हमारे साथ। क्या सपने में कोई सोच सकता है कि रेगिस्तान में भी इतनी बारिश होगी और इतना जल भराव होगा कि शहर डूब जाएगा? जी हां, आपको हम तस्वीरें अब जयपुर की दिखा रहे हैं। जयपुर जो कि बस कुछ घंटों की बारिश में पूरे तरीके से डूबता हुआ दिखाई दिया। इन तस्वीरों को देखिए। कभी किसी ने सपने में सोचा कि जिस शहर में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि आप वहां पर बिना पानी पिए घंटे भर नहीं रह सकते, वहां लोग पानी पानी इस तरह से हो जाए? जयपुर के तमाम प्रमुख शहरों के सड़कों पर यही स्थिति रही। जलमग्न जयपुर की स्थिति यह बता रही है कि पूरे देश भर के तमाम बड़े शहर आज पानी में डूबने के लिए बस बेकरार होते दिखाई दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं और फिर उत्तर प्रदेश के कोरोना नंबर्स का आज बड़ा उछाल जो सामने आया है उसके साथ साथ कोरोना अपडेट आपके सामने प्रस्तुत करेंगी सुरभि, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।